नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जोशीमठ को लेकर समीक्षा बैठक की गई है। सीएम धामी द्वारा राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा बैठक की गई है। सचिवालय में सीएम धामी की अध्यक्षता बैठक जारी है। मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव और आपदा सचिव इस बैठक में मौजूद है। संबंधित विभाग के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे, जहां पर सीएम धामी कई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं कहा जा रहा है। तो बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। जोशीमठ को लेकर समीक्षा बैठक संपन्न हो चुकी है। राहत और बचाव तो बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। जोशीमठ को लेकर समीक्षा बैठक सीएम धामी ने की है, आज संपन्न हो चुकी है। राहत और बचाव कार्यों की सीएम ने समीक्षा की है। जोशीमठ में जो राहत और बचाव कार्य चल रहे हैं प्रशासन द्वारा, उनकी समीक्षा सीएम धामी द्वारा की गई है। तो बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। जोशीमठ को लेकर सीएम धामी ने समीक्षा ली है। आज राहत और बचाव कार्यों को लेकर सचिवालय में सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, आपदा सचिव और संबंधित विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने सरकार के जो राहत बचाव कार्य जोशीमठ में चल रहे हैं उनकी जानकारी सीएम धामी को दी है। और अब उम्मीद जताई जा रही है समीक्षा बैठक के बाद सीएम धामी जोशीमठ को लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं, कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, जिससे जो प्रभावित परिवार हैं उनको और राहत दी जा सके। तो बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ अभय केंद्रा जुड़ गए, हमारे संवाददाता। अभय, जोशीमठ को लेकर राहत बचाव कार्य जो चल रहे हैं उनकी समीक्षा आज सीएम धामी ने की है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में एक बार फिर जोशीमठ में जो राहत और बचाव के काम चल रहे हैं उन कार्यों की समीक्षा बैठक यहाँ पर की है और किस प्रकार से वहां पर प्रशासन काम कर रहा है उन सब चीजों को लेकर अधिकारियों से यहाँ पर जानकारी ली है। मुख्यमंत्री स्वयं जोशीमठ इस आपदा की मॉनिटरिंग यहाँ पर कर रहे हैं। जो वहां पर आपदा और राहत के बचाव के जो काम वहां पर चल रहे हैं उसको लेकर अधिकारियों को लगातार वो दिशा निर्देश यहाँ पर दे रहे हैं, ताकि जो जोशीमठ की प्रभावित जनता है उसके दुख दर्द को वहां पर कम किया जा सके। इसके अलावा जिन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करना है, जिन परिवारों को वहां पर ले जाना है, उनके लिए किस प्रकार की व्यवस्थाएं वहां पर होनी चाहिए उसको लेकर भी मुख्यमंत्री की तरफ से दिशा निर्देश यहाँ पर दे दिए गए हैं। ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज इस आपदा को देखते हुए जो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के जो अध्यक्ष है अजय राजा, उनको बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर दी है। उन्हें मुख्यमंत्री का विशेष नामित यहाँ पर अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। वो वहां पर जो राहत बचाव के काम जोशीमठ में चल रहे हैं उन कार्यों को निगरानी करेंगे। उनको लेकर जो चीज बातचीत वहां पर की जानी चाहिए, जो कामों को लेकर दिशा निर्देश वहां पर दिए जाने चाहिए, ताकि जनता को तत्काल राहत साथी वहां पर मिल सके, उन सब चीजों को मॉनिटरिंग करते हुए वहां पर नजर आएंगे। तो बड़ी जिम्मेदारी जी, अपर मुख्य सचिव, आपदा सचिव समेत संबंधित विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को राहत बचाव कार्यों की जानकारी दी। तो इसके बाद मुख्यमंत्री धामी की तरफ से क्या कुछ दिशा निर्देश उनको जारी किए गए हैं और क्या कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं प्रभावितों के लिए? बिल्कुल, आज जो मुख्यमंत्री की तरफ से जो बैठक समीक्षा बैठक यहाँ पर की गई है, जिसमें शासन के सभी आला अधिकारी मौजूद रहे थे, ये बैठक समाप्त हो चुकी है। लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से जो निर्णय या दिशा निर्देश इस बैठक में दिए गए उसकी अभी पूरी जानकारी यहाँ पर नहीं मिल पाई है। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो जानकारी अभी तक मिल पा रही है उसमें कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीधे तौर पर अधिकारियों को इस समय, यानी जो वर्तमान में जो परिस्थितियां जोशीमठ की है, खासतौर पर पिछले 24 घंटे के भीतर जिस प्रकार से मौसम का मिजाज यहाँ पर बदला है, तो ऐसे में जोशीमठ के जो प्रभावित लोग हैं उन लोगों को किस प्रकार से तत्काल वहां पर मदद पहुंचाई जा सकती है, ताकि उनको कोई और बड़ी परेशानी का सामना ना वहां पर करना पड़े। उन सब चीजों को लेकर दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए। जो राहत शिविर वहां पर लगाए गए, खासतौर पर जो किराए के भवन उन लोगों के लिए चिन्हित किए गए, क्या वो सुरक्षित है? इसके अलावा जो बुजुर्ग लोग या बच्चे वहां पर हैं उनके लिए जो स्वास्थ्य के कैंप लगाए जा रहे हैं उनमें वो सभी पर्याप्त सुविधाएं वहां पर मौजूद है, ताकि उनको किसी प्रकार की
स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े, उन सब चीजों को लेकर बातचीत यहाँ पर की गई। इसके अलावा अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए, हर संभव मदद सरकार द्वारा दी जा रही है। कोशिश है कि जो उनका दर्द है वो कम हो सके। इसके बाद एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि नया जोशीमठ बसाने को लेकर सरकार अब एक्शन में है और कहा जा रहा है जो प्रभावित परिवार हैं, इस आपदा से प्रभावित लोग हैं, उनसे सुझाव लिए जाएंगे। उनके सुझाव डीएम लेकर सीएम धामी को भेजेंगे। उनके सुझावों पर ही नया जोशीमठ बसाया जाएगा। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन इस दिशा निर्देश को लेकर वहां पर कर दिया गया है। जिलाधिकारी उस कमेटी के अध्यक्ष होंगे। आम जनता से सुझाव मांगे गए हैं कि अगर जोशीमठ को पुनर्विस्थापित करना है, नया जोशीमठ शहर बसाना है, तो फिर किस प्रकार से उसको बसाने की प्रक्रिया वहां पर होनी चाहिए, किन लोगों को वहां पर बसाया जाना चाहिए। यानी जो वैज्ञानिक जो रिपोर्टें जो वहां पर आएंगी, जो सर्वे की जो रिपोर्ट आएंगी वो तो आएंगी, उसके हिसाब से सरकार अपना काम यहाँ पर करेगी। लेकिन स्थानीय लोगों की जो डिमांड होगी, यानी जोशीमठ का जो पुराना पौराणिक जो स्वरूप रहा है, उस स्वरूप को कैसे वापस पाया जा सकता है, कैसे उस दिव्यता भव्यता को वहां पर बनाए रखा जा सकता है, उन सब चीजों को लेकर जनता से भी सुझाव मांगे गए। इसके अलावा अगर नया शहर बसाना है तो वहां पर कौन सी सुविधाएं प्राथमिकता तौर पर सरकार को वहां पर देनी चाहिए, ताकि फिर से किसी प्रकार का निकट भविष्य में कोई खतरा जोशीमठ शहर पर ना आए, उन सब चीजों को लेकर सुझाव मांगे गए हैं। ऐसे में कह सकते हैं कि जिला अधिकारी की अध्यक्षता में जो कमेटी का गठन हुआ वो जल्द ही सरकार को अपनी रिपोर्ट यहाँ पर देंगी। उससे पहले जो विस्थापित जो परिवार हैं, जिनको विस्थापित किया जाना है, उनको सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने का काम प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। जी अब है एक और सवाल है कि जो नया जोशीमठ बसाने के लिए जगह चिन्हित किए गई हैं वो कौन कौन सी है, जहां पर जो प्रभावित परिवार हैं उनका विस्थापन किया जाएगा, उनको वहां पर बसाया जा सकता है। कौन कौन सी जगह चिन्हित की गई है इसको लेकर? तो 4 जगहों का चयन जिला प्रशासन की तरफ से वहां पर किया गया था और उस जगहों में कह सकते हैं कि स्थानीय लोगों की भी वहां पर सहमति देखने को मिली है और 4 में से 2 की जीएसआई की रिपोर्ट शासन को यहां पर प्राप्त हो चुकी है। पीपल कोटी, जहां पर पहले चरण का विस्थापन का काम वहां पर होना है, 125 से 130 परिवारों को लगभग वहां पर बसाया जाना है, उनको वहां पर विस्थापित किया जाना है। इसके अलावा जो जड़ी बूटी जो संस्थान रहा उद्यान विभाग का कोटी कॉलोनी के पास में, वहां पर उस जगह का जीएसआई रिपोर्ट वहां पर आ चुकी है। ये दोनों ही जगह अभी तक पूरी तरीके से सुरक्षित यहां पर पाई गई है। निकट भविष्य में भू धसाव जैसी कोई घटना वहां पर नहीं हो सकती है। इसके अलावा जो 2 जगह और एक गोचर का कहा जा सकता है और एक कोटी कॉलोनी के पास एक और जगह वहां पर मिली है 2 हेक्टेयर से ज्यादा की, वहां पर भी लोगों को शिफ्ट करने की जो प्रक्रिया होगी उसको आगामी चरणों में पूरा किया जाएगा। ये कहा जा सकता है कि जोशीमठ को जोशीमठ आपदा में जो प्रभावित जो परिवार है उन्हें इन जगहों पर विस्थापित किया जाएगा। उसके लिए जिला प्रशासन लगातार वहां पर काम कर रहा है। जी अब है जो विस्थापित परिवार फिलहाल राहत और शिविर कैंप पे रह रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, उनको किस प्रकार से राहत दी जा रही है? क्योंकि मुआवजे पर कोई ऐलान नहीं हुआ है अभी तक, जिसके चलते वो राहत और शिविर कैंप में सहारा ले रहे हैं, तो क्या कुछ उनके लिए व्यवस्थाएं की गई है, क्या राहत दी जा रही है? कल ऐसे में जो प्रभावित जो परिवार हैं जिन्हें सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करना है या जिनको किया जा चुका है, उनको सरकार की तरफ से सबसे पहले 1.5 लाख की आर्थिक सहायता यहां पर देने का काम किया गया था। ये 1.5 लाख की आर्थिक सहायता इस रूप में समझी जा सकती है कि वो लोग जिनके भवन पूरी तरीके से असुरक्षित हो चुके हैं और उनको दूसरी जगह सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करना है, उन लोगों को वो लोग अपना सामान अपना सुरक्षित स्थानों पर ले जा सके। उस सामान को शिफ्ट करने की जो प्रक्रिया रहेगी उस पर जो खर्च आएगा उसके लिए मदद यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा जहाँ पर वो किराए पर रहेंगे उसमें 4,000 रुपये किराया मासिक सरकार की तरफ से उनको देने का काम यहाँ पर किया जाएगा। अगले 6 महीने के लिए इसके आदेश यहाँ पर जारी हो चुके हैं। इसके अलावा जहाँ पर विस्थापन की प्रक्रिया होनी है, जिन जगहों को चयनित कर लिया गया, वहाँ पर दो विकल्प जनता के लिए यहाँ पर रखे गए हैं। एक जो सरकार की तरफ से अस्थायी आवास वहाँ पर बनाए जाएंगे, जिनकी उम्र 25 साल वहाँ पर होगी, उन्हें उनके भवन का जो एरिया रहा होगा उस भवन के एरिया के हिसाब से उनको वहाँ पर उतने भवन अलॉट करने का काम वहाँ पर किया जाएगा, उतनी जगह उनको अलॉट दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति स्वयं से अपना भवन बनाना चाहता है, अस्थायी आवास जो सरकार के उसके अलग अपना आवास बनाना चाहता है, तो फिर उसे वहाँ पर जमीन देने का काम किया जाएगा। उसके लिए जो उसके मुआवजे की राशि होगी उसको बढ़ा दी जाएगी और वो अपने हिसाब से अपना भवन तैयार वहाँ पर कर सकता है। लेकिन जगह सिर्फ उतनी दी जाएगी जितनी पूर्व में उसकी जोशीमठ में उसके आवास की जो जगह रही होगी वही जगह उसको वहां पर देने का काम किया जाएगा। तो समझा जा सकता है कि सरकार हर व्यक्ति के लिए, हर प्रभावित के लिए बढ़ चढ़कर अपना राहत बचाव के काम में जुटी हुई है और उसके जहां पर उसको शिफ्ट किया जाना है उनको भी सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने की बात करती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल अभय, सरकार एक्शन में है और प्रभावितों को हर संभव मदद दी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका।
एक और बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं सीएम धामी से। देहरादून में अजेंद्र अजय ने आज भेंट की है। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में अजेंद्र अजय ने सीएम धामी से भेंट की। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं अजेंद्र। मुख्यमंत्री राहत कोष में 5 लाख रुपए का चेक उन्होंने दिया है। भूधसाव प्रभावितों की सहायता के लिए, भूधसाव प्रभावित जो लोग हैं उनकी मदद के लिए उन्होंने यह आर्थिक सहायता दी है। मुख्यमंत्री राहत कोष में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने 1 महीने का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया है ताकि आपदा से जो प्रभावित लोग हैं उनकी आर्थिक मदद हो सके। अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा भी अपने 1 महीने का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया गया है आपदा प्रभावित लोगों के लिए ताकि उनकी आर्थिक सहायता की जा सके। तो बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। आज सीएम धामी से अजेंद्र अजय ने भेंट की है। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं अजेंद्र अजय और मुख्यमंत्री राहत कोष में उन्होंने 5 लाख रुपए दिए हैं ताकि जोशीमठ आपदा से प्रभावित परिवारों की मदद हो सके। वहीं चमोली के जोशीमठ में हो रहे भूधसाव को लेकर वहां पर चलाए जा रहे राहत और पुनर्वास के कार्यों को पर्यवेक्षण के लिए मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार अजेंद्र अजय, जो कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष भी हैं, उन्हें मुख्यमंत्री के विशेष प्रतिनिधि के लिए नामित किया गया है। तो जोशीमठ के राहत पुनर्वास का मामला है। अजेंद्र अजय को राहत पुनर्वास के पर्यवेक्षण, राहत पुनर्वास कमेटी का पर्यवेक्षक बनाया गया है। केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष भी हैं अजेंद्र अजय, जिन्हें पुनर्वास के पर्यवेक्षण बनाया गया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उनके आवास पर गोरखपुर के सांसद और भोजपुरी एक्टर रवि किशन ने शिष्टाचार मुलाकात की। उन्होंने कई समसामयिक विषयों पर मुख्यमंत्री से चर्चा के दौरान बातचीत की है। तो सीएम धामी से एक्टर रवि किशन ने मुलाकात की है। मुख्यमंत्री आवास पर दोनों के बीच ये मुलाकात हुई। कई सामाजिक मुद्दों पर इस दौरान दोनों के बीच बातचीत हुई है। वहीं चमोली जनपद के जोशीमठ में भूधसाव की स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में जहां सरकार पुनर्वास के साथ ही मौजूदा हालात से लगातार निपटने की कोशिश में है और दावा कर रही है, तो वहीं जोशीमठ क्षेत्र के विधायक राजेंद्र भंडारी ने सरकार के काम पर सवाल खड़े किए हैं। तो जोशीमठ आपदा को लेकर एक तरफ जहां सरकार प्रभावित लोगों की मदद कर रही है, एक्शन में है, हर तरीके की मदद आपदा प्रभावित लोगों की जा रही है, तो इस पर राजनीति भी तेज हो गई है और पुनर्वास और राहत कार्यों पर सवाल उठाए गए हैं बद्रीनाथ के जो विधायक है राजेंद्र भंडारी द्वारा। भूस्खलन का दौर अभी भी जारी है। बहुत सारे घरों में लगातार भूधसाव का सिलसिला जारी है, लैंडस्लाइड जारी है और सरकार ने तो बहुत कुछ बोला था, परंतु आज तक भी कोई अनाउंसमेंट सरकार की ओर से नहीं हो पाया है। हम कह रहे हैं कि भूमि के बदले भूमि, मकान के बदले मकान, होटल के बदले होटल, दुकान के बदले दुकान दिया जाए, तो सरकार क्यों नहीं देना चाहती है? सरकार केवल टप्पेबाजी करना चाहती है, मीटिंगों का बहाना करना चाहती है और कोई निर्णय नहीं लेना चाहती है। हमारे बद्रीनाथ में रिहेबिलिटेशन हो रहा है, वहाँ पर लोगों को बसाया जा रहा है, तो जो रेट बद्रीनाथ में दिया जा रहा है उसी रेट को जोशीमठ में क्यों नहीं दिया जा रहा? मैं ये कहना चाहता हूँ। एक विकासखंड में 2 रेट कैसे हो जाएंगे? और आज तक भी सरकार निर्णय लेने में क्यों नहीं सक्षम हो पाई है? 15 दिन हो गए हैं आपदा को आए हुए, तो सरकार को कम से कम निर्णय लेना चाहिए। भूस्खलन का दौर अभी भी जारी है। बहुत सारे घरों में लगातार तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने हाल ही में जोशीमठ का दौरा किया और जोशीमठ से लौटने पर मीडिया से मुखातिब हुए करण महरा, जहां पर उन्होंने जोशीमठ को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा, हर दुकान और हर मकान पर एनटीपीसी गो बैक के पोस्टर लगे हुए हैं। पिछले 10 दिनों से अब तक हालात और बिगड़ चुके हैं। करण महरा ने कहा, लोगों को राहत देने में सरकार नाकाम साबित हो रही है। तो बड़ा आरोप कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने सरकार के राहत और बचाव कार्यों पर लगाए हैं, बड़े सवाल उठाए हैं और कहा है कि लोगों को आपदा प्रभावित जो लोग हैं उनको राहत देने में सरकार नाकामयाब साबित हो रही है। पिछले 10 दिनों में अब तक हालात और ज्यादा बिगड़ चुके हैं। जोशीमठ में हर दुकान हर मकान पर एनटीपीसी गो बैक के नारे लगे हैं। सरकार के खिलाफ लोगों में नाराजगी है, लोग आक्रोशित हैं। सरकार के कामों पर बड़े सवाल उठाए गए हैं।
आपको बता दें, करण मेहरा ने हाल ही में जोशीमठ का दौरा किया था, निरीक्षण किया था और जहां आपदा प्रभावित लोग हैं वहां पर मुलाकात की उन्होंने। और जोशीमठ से लौटने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने जानकारी दी जोशीमठ को लेकर और कहा कि हर दुकान और हर मकान पर जोशीमठ में एनटीपीसी गो बैक के नारे लगे हैं। लोगों में सरकार को लेकर नाराजगी है, एनटीपीसी की योजनाओं से लोग आक्रोशित हैं, इसीलिए हर दुकान हर मकान पर एनटीपीसी गो बैक के पोस्टर लगाए गए हैं। पिछले 10 दिनों में जोशीमठ में हालात अब और बिगड़ चुके हैं और सरकार लोगों को राहत देने में नाकामयाब साबित हो रही है। वहीं 2015 में हुए दारोगा भर्ती घोटाले में नए तथ्य निकलकर सामने आए हैं। निलंबित किए गए 20 दारोगाओं में से कई की 10वीं और 12वीं की मार्कशीट भी जाली होने के सबूत मिले हैं। मामले की तफ्तीश विजिलेंस विभाग कर रहा है। वहीं 30 और दारोगाओं के गले पर प्रशासन की तलवार लटक रही है। तो दारोगा भर्ती घोटाले में एक नया खुलासा हुआ है। 20 दारोगाओं में कई की मार्कशीट फर्जी निकली है। जी हां, 10वीं और 12वीं की जो मार्कशीट है इन दारोगाओं की वो फर्जी निकली है और 30 और जो दारोगा हैं उन पर प्रशासन की तलवार लटक रही है। जांच चल रही है, विजिलेंस की जो टीम है वो जांच कर रही है। तो 2015 में ये भर्ती हुई थी जिसमें घोटाले की बात सामने आई थी। विजिलेंस विभाग की टीम जांच कर रही है और इस जांच में और भी कई नए तथ्य निकलकर सामने आए हैं, जिसमें से ये भी सामने आया है कि निलंबित किए गए 20 दारोगाओं में से कई की 10वीं और 12वीं की जो मार्कशीट है वो जाली होने के सबूत विजिलेंस विभाग को मिले हैं। मामले की तफ्तीश फिलहाल जारी है। 30 और दारोगाओं के गले पर भी प्रशासन की तलवार लटक रही है। जैसे ना इस पे विजिलेंस अभी पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो सारा चीज को देखेंगे। उनकी इन्वेस्टिगेशन का जो रिपोर्ट जो भी फैक्ट सामने आएगा वो फिर हमारे सामने आने के बाद अकॉर्डिंगली कार्रवाई की जाएगी। वहीं शहरी विकास मंत्री ने परेड ग्राउंड में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत बन रहे वीआईपी स्टेज का निरीक्षण किया। स्टेज की गुणवत्ता और निर्माण कार्यों पर संतुष्टि जताते हुए मंत्री डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि अगले 3 दिन के अंदर स्टेज का काम पूरा कर लिया जाएगा। स्टेज निर्माण की गुणवत्ता से और निर्माण कार्य से संतुष्ट नजर आए हैं यहाँ पर मंत्री और उन्होंने परेड ग्राउंड का निरीक्षण किया। बता दें, गणतंत्र दिवस को लेकर इस परेड ग्राउंड का निर्माण कराया जा रहा है। थोड़े दिन पहले लगी है और जल्दी वो आज हमें दिखाई नहीं दे रही है। जो भी कारण हो, यदि कारण स्पष्ट होंगे कि भाई जैसे बताया गया इवेंट्स बहुत होते हैं तो वो भी जानकारी में आए और यदि इसमें ठेकेदार ने उस रखरखाव में कोई कमी की तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि आज जिस स्टेज का मैंने निरीक्षण किया, अभी 1 महीने पहले वो शुरू हुआ था और मैं ऐसा कहने को खड़ा हूँ कि जो गणतंत्र दिवस का मुख्य कार्यक्रम हमारे परेड ग्राउंड पे होता है उसमें हम इस स्टेज को हम इस्तेमाल करेंगे, यानी कि बहुत जल्द इसको हम कंप्लीट करके और इसको कार्यक्रम के लिए एक तरह से उद्घाटन उस दिन हम इसका करेंगे। स्मार्ट सिटी के लगभग 10 काम तो कंप्लीट हो चुके हैं पूरी तरह से। शेष कामों में गति पकड़े हुए हैं। बहुत जल्द उस पर भी हम लोग ये तो नहीं मैं कह सकता कि एकदम समय पे होंगे, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ बहुत समय जल्दी हम। जो घास के बारे में सर ने कहा है ये पहले 2 साल पहले कभी लगाई गई थी और इसमें सर ने कहा है कि एक बार देख लें कि किस तरह की घास लगाई गई थी और इसकी ये स्थिति क्यों हो गई है। तो इस बारे में जो घास के बारे में सर ने कहा है ये पहले 2 साल पहले कभी लगाई गई थी और इसमें सर ने कहा है कि एक बार देख लें कि किस तरह की घास लगाई गई थी और इसकी ये स्थिति क्यों हो गई है। तो उसके बारे में वहीं सरकार के नशा मुक्त देवभूमि मिशन 2025 को सफल बनाने का जिम्मा उत्तराखंड पुलिस और अब स्वास्थ्य विभाग के कंधों पर है। पुलिस द्वारा इस मिशन को रफ्तार देते हुए कई प्रकार के नशाखोरी के खिलाफ अभियान चलाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जिले का ड्रग्स विभाग भी इस दिशा में अपने कदम बढ़ाते हुए मुस्तैदी के साथ सक्रिय नजर आने लगा है। हरिद्वार की ड्रग्स इंस्पेक्टर अनिता भारती द्वारा लक्सर के सुल्तानपुर में तमाम मेडिकल स्टोर स्वामियों को एकत्रित कर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जो है सुल्तानपुर में यहाँ पर एक मीटिंग रखी गई थी। ये हर साल यहाँ पे 6-6 महीने में मीटिंग होती है। मोस्टली मेरे द्वारा यहाँ के जितने भी मेडिकल स्टोर हैं उनको जितनी भी दवाइयों के रखरखाव से और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो भी सावधानियाँ होती हैं वो बताई जाती हैं कि कैसे दवाइयों का वितरण करना है और कैसे दवाई को स्टोरेज करना है। आज यहाँ पर इन सभी को आदेश दिए गए हैं कि कैमरे सभी को लगाने हैं। नारकोटिक दवाइयों का बिल्कुल भी जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उनका मिसयूज नहीं होना और अगर कहीं पर भी कोई गलत होता हुआ
कोई भी जो है अपरिचित व्यक्ति द्वारा अगर कहीं पर दवाइयों का विक्रय किया हुआ पाया जाता है तो मुझे सूचित करते हुए उस पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर मंजुनाथ टीसी के निर्देशन में पिछले काफी लंबे समय से अज्ञात चोरों और दोपहिया वाहन चोरियों को लेकर पुलिस और जनता काफी हद तक परेशान थी। इसी की रोकथाम को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पुलिस को निर्देशित किया कि सीसीटीवी कैमरे की मदद से इन चोरों को गिरफ्त में लाया जाए। इसी कड़ी में अपर पुलिस अधीक्षक अभय प्रताप सिंह और सीओ वंदना वर्मा के संयुक्त निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने मामले में तेजी दिखाते हुए चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। उन्होंने एक वाहन चोर को बाइक समेत धर दबोचा। उसकी निशानदेही पर 3 अन्य मोटरसाइकिल और एक झोपड़ी बरामद कर ली गई है पुलिस द्वारा। तो अज्ञात चोरों पर पुलिस द्वारा लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। कटोरा ताल चौकी क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से बाइक चोरी और ये मोबाइल स्नैचिंग की घटनाएं हो रही थी। इसके लिए एक टीम का गठन किया गया था, जिसका नेतृत्व अमीन बुधानी चौकी इंचार्ज कटोरा ताल के द्वारा किया जा रहा था। इस बीच में इनके द्वारा बहुत सारे कैमरे और टेक्निकल सर्विलांस के माध्यम से इन लोगों ने इससे कुछ दिन पहले जो मोबाइल स्नैचर थे उस गैंग का भी पर्दाफाश किया था। इसमें लगभग 24 मोबाइल। वहीं डोईवाला खंड के हाईवे पर अब बर्फबारी के कारण नेशनल हाईवे अवरुद्ध हो गया। यातायात अवरुद्ध हुआ है। बर्फबारी के कारण स्नो कटर मशीन और 2 जेसीबी मौके पर कार्यरत है और बर्फबारी रुकने पर यातायात के लिए नेशनल हाईवे को खोला जाएगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बर्फबारी के चलते पूरा नेशनल हाईवे जाम हो गया है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। स्नो कटर मशीन और बुलाई गई है मौके पर। स्नो कटर मशीन के अलावा 2 जेसीबी मौके पर कार्यरत है और बर्फबारी रुकने के बाद नेशनल हाईवे से बर्फ को हटाने का काम शुरू किया जाएगा, जिसके बाद फिर से लोगों के लिए ये नेशनल हाईवे खोला जाएगा। देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।